हाय बच्चों, आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट का सेकंड पार्ट दिखाएंगे आप लोग को कि क्या क्या आइटम्स हैं, उसको फील करना है आपको। जैसे बताया कि रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, तो आज है कि एसेट्स के टाइप के बारे में बताएंगे। कल मैंने बताया था एसेट का मतलब होता है कुछ पोजेस करना, कुछ ऐसा आइटम खरीदना, आप एक बार खरीदोगे बहुत दिन तक यूज़ करोगे, उसको एसेट्स बोलते हैं। तो एसेट्स का दो टाइप होता है, एक होता है नॉन करंट एसेट्स या उसको बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड एसेट्स। क्या बोलते हैं? इसका एक नाम क्या है? फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो नॉन करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स, और दूसरा होता है करंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करंट, करंट। इसको बोलेंगे नॉन करंट। तो पहले जान लो, नॉन करंट का मतलब होता है जो आपने एक बार खरीद लिया, हेल्ड किया है, और वो आपको बिजनेस में कंटिन्यू रहेगा। आप एक बार खरीदे और वो आपको बहुत साल तक आप उसको यूज़ करते जाओगे। जैसे आप लैंड एंड बिल्डिंग ले लो, कोई फर्नीचर ले लो, कोई फैन ले लो, आपको वो बहुत दिन तक यूज होने वाला है। आप देखोगे नॉन करंट एसेट्स का दो टाइप होता है। एक ऐसा नॉन करंट एसेट होता है जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, समझ सकते हो, और एक ऐसा होता है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता नहीं है लेकिन वो पावर आपके पास रहता है, एक तरह का पावर। ठीक है, तो जिसको छू सकते हैं उसको बोलेंगे टैंजिबल एसेट्स। क्या बोलेंगे? टैंजिबल एसेट्स, छू सकते हो। जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर फिक्सचर, और भी बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, और नॉन टैंजिबल का मतलब इसको छू नहीं सकते हो लेकिन आपके पास एक पावर है। जैसे गुडविल, जैसे ट्रेडमार्क, जैसे पेटेंट। ठीक है, तो पहले से बताते हैं प्लांट एंड मशीनरीज का मतलब क्या होता है। मशीनरीज का मतलब होता है कि जिससे लोग करते हैं कुछ प्रोडक्शन, कुछ बनाते हैं मशीनरीज, और जिस प्लेस में बहुत सारा मशीनरीज होता है उसको बोलते हैं प्लांट। ठीक है, सुनते होंगे कोल प्लांट, आयरन प्लांट, मतलब क्या? वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर बहुत सारे मशीनरीज का कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो प्लांट और मशीनरी में ये डिफरेंसेस है। मशीनरी का मतलब एक होता है, एक दो होता है। प्लांट का मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पर बहुत सारे मशीनरीज का कॉम्बिनेशन काम कर रहे हैं एक साथ। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद तो बताना नहीं पड़ेगा। फर्नीचर फिक्सचर जानो। फर्नीचर का मतलब क्या होता है? जिसको आप घिसका सकते हो, हटा सकते हो, जैसे चेयर, टेबल, है ना, साइन बोर्ड, ये सब क्या है? ये सब फर्नीचर के अंदर आता है। और फिक्सचर के अंदर आता है, वो भी एक फर्नीचर है लेकिन उसको आप हटा नहीं सकते, जो फिक्स होता है। जैसे कोई फिक्स लगा हुआ है, अलमीरा, फैन, एक जगह फिक्स होता है। विंडो का जो हम लोग सजाते हैं वो सब होता है फिक्सचर। ठीक है, आते हैं गुडविल का मतलब होता है इनविजिबल पावर, एक ऐसा पावर जिसमें एक कस्टमर अपने पुराने दुकान के साथ कनेक्ट होता है। जैसे आप दुकान जाते हो ना, तो कुछ सामान खरीदना होता है तो आप वही दुकान जाते हो जो आपके मन में पहले से बैठा हुआ है। हाँ, अगर वहाँ नहीं मिलता तो आप उस दुकान जाते हो। तो ये ऐसा पावर है जिससे एक प्रोड्यूसर का सेलिंग बढ़ता है, या बोल सकते हैं कि दुकानदार अपने कस्टमर को अपने पास बांध के रखता है, इनविजिबल फोर्स, उसको बोलते हैं गुडविल। ट्रेडमार्क क्या होता है कि कोई प्रोड्यूसिंग हाउस, कोई प्रोड्यूसिंग यूनिट एक पर्टिकुलर कोई मार्क को सिंबल ही लेता है और वो सिंबल और कोई ना यूज कर ले, इसलिए उसके लिए ट्रेडमार्क करवाना पड़ता है। ये भी बहुत साल तक होता है, इसके लिए देना पड़ता है फीस। पेटेंट क्या होता है कि कोई प्रोड्यूसर कोई एक पर्टिकुलर सामान बनाता है, अब वो ये नहीं चाहता है कि ये मेरा सामान और कोई बना ले। जैसे बजाज पल्सर है ना, पल्सर मॉडल बजाज लॉन्च करता है, तो बजाज ने क्या किया, उसका पेटेंट करवा लिया। इससे क्या हुआ कि अब वो जो पल्सर का मॉडल है और कोई कंपनी, हीरो होंडा या टीवीएस, उसको लॉन्च नहीं कर सकता है, वो पेटेंट करवाना पड़ता है। आप भी जब कुछ नया चीज बनाओगे आप पेटेंट करवा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है करंट एसेट का मतलब क्या होता है? जो एसेट्स एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है। जो एसेट्स एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है, या बोल सकते हैं जो एसेट्स एक साल के अंदर फ्लक्चुएट होता है, उसको बोलते हैं करंट एसेट्स। जैसे आपके दुकान पर रखा हुआ स्टॉक क्या होता है? घटता बढ़ता रहता है। बिल्स रिसीवेबल का मतलब होता है कि जो भी सामान आप किसी को बेचे हो उससे पैसा आपको लेने वाला है, तो ये जो चीज़ है ना वो फ्लक्चुएट होता है। तो कस्टमर पैसा दे दिया या कोई और नया कस्टमर बाहर लेके चला गया, तो ये बिल से मतलब कि बिल का पैसा मिलने वाला है। कैश तो जानते हो, कैश बैंक, हमारा पैसा जो बैंक में रहता है ये समय के साथ क्या होता है? फ्लक्चुएट होता रहता है। तो ये हमारा होगा करंट एसेट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम अभी सीखेंगे
नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब हम कल बोल चुके थे, जो फ्यूचर पेमेंट होता है बिजनेस को, कुछ ऐसा खर्चा है जो करंटली हम लोग पेमेंट नहीं किए, पेमेंट करने वाले हैं, उसको बोलते हैं लायबिलिटी। या 4 टाइप का होता है, इनसाइड लायबिलिटी या इंटरनल लायबिलिटी, आउटसाइड या एक्सटर्नल लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी या बोलते हैं फिक्स्ड लायबिलिटी, और एक होता है करंट लायबिलिटी। तो पहला होता है इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब होता है कि जो पेमेंट मालिक अपने लिए करे। पहले जान लो, बोलना जरूरी है कि अकाउंटेंसी में हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अस्तित्व, ठीक है, एग्जिस्टेंस। तो बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग माना जाता है, बिजनेस और बिजनेसमैन को, ठीक है। जैसे अगर कोई आदमी घर से पैसा लगाता है ना, तो उसका कोई रिकॉर्ड करता है, याद है क्या, एज ए कैपिटल। अगर दुकान से घर में पैसा अपने लिए यूज करता है तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। तो ये कोई इंडिकेशन करता है ना कि दुकानदार और दुकान दो अलग अलग चीज है, बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग चीज है। तो अगर दुकानदार या बिजनेसमैन ने कुछ बिजनेस को पेमेंट किया है, जैसे कैपिटल दिया होगा, ठीक है, तो ये फ्यूचर में वो कैपिटल क्या करेगा, बिजनेसमैन को मिलेगा। फिर बिजनेसमैन ने जो पैसा लगाया बदले में उसको इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। या बिजनेस ने प्रॉफिट जनरेट किया तो प्रॉफिट किसका है, किसी और का नहीं, वो मालिक का है, तो मालिक को मिलेगा। तो वो जो होता है पे टू इटसेल्फ, जो अपने आप को मिल, दुकान से जो अपने आप को मिलने वाला है, वो हमारा क्या होता है, इंटरनल लायबिलिटी। जैसे प्रॉफिट हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है। मैंने एग्जाम्पल, और भी बहुत कुछ है, ये 2 एग्जाम्पल मैंने दे दिए। एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब होता है जो लायबिलिटी हम आउटसाइड पेमेंट करेंगे, जो बाहर के लोगों को पेमेंट करना होता है। जैसे मान लो कोई क्रेडिटर हो गया, क्रेडिटर मतलब होता है जिससे मैंने उधार में सामान खरीदा था, अब हमें उससे पैसा देना है। कोई किससे लोन लेना होता है, अगर किससे लोन लिए तो वो आउटसाइड लायबिलिटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन करंट लायबिलिटी, मतलब जो लायबिलिटी आप, नॉन करंट लायबिलिटी जो आप सॉरी प्रॉब्लम हो गया, मैंने ऊंचा लिख दिया था। करंट लायबिलिटी का मतलब होता है जो लायबिलिटी आप 1 साल के भीतर आपको पेमेंट करना है, एनी हाउ 1 साल के अंदर ही आपको पेमेंट करना होगा। कैसे, क्या क्या हो सकता है एग्जाम्पल में देखो, जैसे हो सकता है आपका वो क्रेडिटर, ठीक है, ये आउटसाइड तो है, लेकिन क्रेडिटर क्या होता है, इन सब जो हम सब माल खरीदते उधार, सप्लायर जो होता है ना, उससे हम लोग क्या करते हैं, सामान खरीदते उधार में और 1 साल के अंदर हमें पैसा देना होता है, तो क्रेडिटर। एक होता है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का मतलब है कुछ उधार में हम सामान खरीदते हैं, हमको उसका पैसा देना पड़ेगा, तो भी 1 साल के अंदर ही पेमेंट करना होता है, ठीक है। और नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब होता है जो लायबिलिटी आप 1 साल में नहीं बल्कि एक बहुत लंबे समय के बाद आपको पेमेंट करना पड़ सकता है। जैसे आप मान लो लेते हो लॉन्ग टर्म लोन, आपने बैंक से बहुत लंबे समय के लिए लोन लिया, 10 साल 12 साल के लिए लोन लिया है, ठीक है। आपने बिजनेस में कैपिटल लगाया, तो वो कैपिटल आपको 1 साल के अंदर वापस नहीं किया जाता है। आप बिजनेस जब तक बंद नहीं करते हो तब तक हो सकता है वो कैपिटल जो है बिजनेस में ही लगा रहे। तो ये 2 एग्जाम्पल मैंने दे दिया नॉन करेंट लायबिलिटी। समझ में आ गया, इंटरनल में खुद को पेमेंट करना, इसका मतलब बाहर का पेमेंट करना। करंट का मतलब होता है 1 साल के अंदर पेमेंट करना, नॉन करंट का मतलब होता है, या आप बोल सकते हो आप इसका फिक्स लायबिलिटी, जो कि बहुत समय के बाद या बिजनेस के पूरे लाइफ टाइम में हो रह जाए, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट 2 चीज पढ़ेंगे, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, ठीक है। रिसिप्ट का मतलब होता है क्या है, कुछ भी रिसीव कर लेना, कुछ भी मनी रिसीव करना। क्या रिसीव कर लेना, मनी रिसीव करना। कैसे, कुछ सेल कर या कुछ सर्विस करके, ठीक है। आप कुछ भी सर्विस या सेल करके जो मनी रिसीव करते हो ना, उस पैसे एक्वायर करते हो, उसको बोलते हैं रिसिप्ट। और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है उस सर्विस को पाने के लिए, उस सामान को खरीदने के लिए जो हम पैसे
खर्च करते हैं उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो पैसा आना को बोलते हैं रिसिप्ट, और हम कुछ खर्च करेंगे उसको बोलेंगे एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट का दो पार्ट होता है, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। देखो ध्यान देना, ये सब आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी में। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है जो पैसे हमें बार बार मिलता है, जो पैसे हमें बार बार मिलता है। तो शॉर्ट में रेवेन्यू को बोलना रेकरिंग नेचर। रेकरिंग का मतलब होता है जो बार बार होता है, ठीक है। और ये होता है आपका नॉन रेकरिंग, जो एक बार या कभी कभार ही आता है, बार बार नहीं होता है। सेम यहाँ पे अप्लाई कर देना। तो रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है वो रिसिप्ट जिसको आप बार बार आप कलेक्ट करते हो। जैसे आपको फीस बार बार मिलता है, आपको कमीशन बार बार मिलता है, आपको इंटरेस्ट बार बार मिलता है। ठीक है, तो जो पैसे आपको बार बार मिलते हैं, अपने दुकान का सामान को बार बार बेचते हैं, बार बार पैसा आता है, इसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है जो आपको बार बार नहीं मिलता है। जैसे मेरे पास कुछ फर्नीचर है, हम बेच दिए, तो वो क्या होगा कैपिटल, क्योंकि बार बार तो नहीं बेचेगा फर्नीचर ना, क्योंकि फर्नीचर हम यूज़ करने के लिए खरीदते, बेचने के लिए नहीं खरीदते। हम अपने एक दुकान बेच रहे हैं, हमको वहाँ से पैसा मिल रहा है, वो क्या होगा कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब हम लोग फिक्स एसेट्स को बेचते हैं और उस फिक्स एसेट्स को बेचने के बाद एक बार पैसा मिलता है, बार बार नहीं मिलता है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे मान लो कि मेरा एक घर है, ठीक है, हम घर को भाड़ा में दे दिए, घर को भाड़ा में दे दिए, और भाड़ेदार हमको हर मंथ क्या दे रहा है, रेंट दे रहा है, वो बार बार रेंट देगा, वो होगा रेवेन्यू। और मान लो उस घर को भाड़े में नहीं दिए, तो उस भाड़ेदार को बोले तुम घर खरीद ले, घर खरीद ले, वो घर खरीद लिया, तो वो हमको पैसे एक बार देगा, बार बार तो नहीं देगा ना, वो हमारा होगा कैपिटल रिसिप्ट। समझ में आ गया होगा कि ये आपको डिफरेंसेस। अब आते हैं एक्सपेंडिचर में, तो तीन टाइप का होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम आपको ये समझ में आ गया होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब होता है जो खर्चे हम एक बार करते हैं, बार बार नहीं करते। जैसे हमको एसेट्स खरीद रहे हैं, कोई फिक्स एसेट्स खरीद रहे हैं, ठीक है, जैसे लैंड खरीद रहे हैं, बिल्डिंग खरीद रहे हैं, वो हमारा क्या होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, जिसको बार बार हमें पेमेंट करना होता है। जैसे हमने स्टाफ को बार बार देना पड़ता था, हमने कोई घर भाड़ा में लिया तो बार बार रेंट देना होता है, तो ये हमारा क्या होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका मतलब क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू का मतलब होता है, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कुछ ऐसा आइटम होते हैं बिजनेस में जिसका नेचर होता है रेवेन्यू का। आप नाम देखोगे तो बोलेगा ये रेवेन्यू आइटम है, लेकिन उसको ट्रीट करते हैं हम लोग नॉन करेंट की तरह। मतलब जिसका नेचर होता है रेवेन्यू का तरह, लेकिन हम लोग ट्रीट करते हैं कैपिटल की तरह, उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब ऐसा खर्चा हम एक बार कर चुके हैं, ठीक है, बार बार नहीं करेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, सॉरी अब उसको हम उल्टा बोल सकते हैं, हाँ ठीक है, मान लो कि एक बार खर्च किए और उसका पैसे हम क्या किए बार बार चार्ज कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सपोज करो, एग्जांपल मैंने दिया है टाइप, सपोज करो कि मेरे एक कंपनी है, मान लो रिवाइटल एक कंपनी है जिसने क्या किया, मान लो 1 लाख रुपया क्या किया, ऐड करवा लिया सलमान खान से जियो जी भर के, ठीक है, वो ऐड कर दिया। हम एज्यूम करते हैं सलमान खान तो हमसे पैसा बार बार तो नहीं लेगा ना, वो एक बार ही चेक काट के 1 लाख ले लिया, ठीक है। एज्यूम करते हैं कि सलमान खान के उस ऐड करने के चलते मेरा मार्केट का जो सेलिंग बूस्टअप होगा 4 साल, कितना होगा 4 साल। तो सलमान खान को क्या 4 साल ऐड करवाएंगे, एक ही बार ऐड कराएंगे, एक बार ऐड कराएंगे, वो हमसे 1 लाख लेके चला गया। अब हम देख रहे हैं कि इसका जो इफेक्टिव लाइफ का मतलब वो उसके कारण हमारा मार्केट में सेल कितना बूस्टअप हो रहा है, तो 4 साल बूस्टअप हो रहा है। हम क्या करेंगे, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आंसर आएगा 25,000, कितना आएगा। तो मैंने खर्च किया 1 लाख रुपया, लेकिन मैं क्या करूँगा, एक बार लेस नहीं करूँगा, मैं 25,000 पर ईयर के हिसाब से हर साल 25,000 4 बार लेस करूँगा। तो यहाँ पर आप देखते हो कि मैंने खर्च एक बार किया है, लेकिन मैंने क्या किया, उसको धीरे धीरे उसको चार्ज कर रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये कैपिटल और रेवेन्यू के बारे में, ठीक है। देखो नेक्स्ट हमने 3 लिखा है, इनकम एंड रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड गेन्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जनरली लोग ये दोनों को एक समझता है, इस दोनों को एक ही तरह का ट्रीट करता है, और इसको भी
एक तरह का ट्रीट करते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको बताएंगे अलग अलग। इनकम का मतलब होता क्या है? इनकम का मतलब होता है कि हम जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, हम जो एक्सपेंसेस करते हैं, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसको इनकम बोलते हैं। ठीक है, मान लो हम कोई पेन बेचते हैं, मेरे पास एक पेन था, उसका दाम था 20 रुपया। इसमें से हम क्या किए, 30 रुपये, इसमें 30 नहीं बोलेंगे, मान लो इसमें उन्हें 10 रुपये खर्च कर दिया। ठीक है, 10 रुपये खर्च किए तो हमारा जो रेवेन्यू कितना होगा, वो होगा 10 रुपये। तो इनकम का मतलब होता है कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो बचता है ना, उसको बोलते हैं इनकम। ठीक है, और नेक्स्ट है जो रेवेन्यू का मतलब होता है कि जब हम सामान को बेचते हैं, बार बार बेचते हैं, उससे जो अमाउंट रिसीव होता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू। ठीक है, एक बार नहीं, बार बार। अगर एक बार बेचोगे तो फिर इवेंट में आ जाएगा, रेकरिंग नेचर में होना चाहिए। जब हम सामान को बार बार बेचते हैं, सर्विस का बार बार हम लोग उसके थ्रू से फीस कमाते हैं, तो जो हम लोग बार बार कमाते हैं, बार बार सामान बेचते हैं, उससे जो अमाउंट जनरेट होगा उसको बोलेंगे रेवेन्यू। तो इनकम होता है, इनकम जो होता है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बीच का डिफरेंस होता है, जबकि रेवेन्यू होता है सामान को बेचने से जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू। ये दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड गेन्स। प्रॉफिट का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस के बीच का गैप। ध्यान दें, यहाँ पर मैंने कहा जस्ट रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बारे में, लेकिन यहाँ पर टोटल। मान लो मेरे पास 500 पेन था, 500 पेन को बनाकर बेचे और 500 पेन को बनाने में जो खर्च हुआ, दोनों को माइनस करेंगे, उसको बोलेंगे प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, इसको बोलेंगे प्रॉफिट। ठीक है, और प्रॉफिट जो होता है ना, वो लास्ट में निकाला जाता है सब कुछ करने के बाद। नेक्स्ट है गेन। गेन का मतलब होता है कोई इवेंट, याद रखना यहाँ पर फिर वो रेकरिंग होगा, इवेंट कि कुछ ऐसा पैसा रिसीव करना, कुछ ऐसा अमाउंट रिसीव करना जो किसी पर्टिकुलर इवेंट के कारण हुआ, उसको बोलेंगे गेन। जैसे मान लो लॉटरी लिए और उसको 10 लाख का लॉटरी पड़ गया, एक हॉर्स रेस का जुआ खेल लिए, वहाँ पैसा मार लिए, कोई सट्टा खेल लिए, कोई 50 गेम भी जीत लिए, वो इवेंट होता है, वहाँ से जो पैसा मिलेगा उसको बोलेंगे गेम। क्योंकि इस गेम को करने के लिए हमें कुछ स्पेशल कुछ करना नहीं होता है। ठीक है, लेकिन रेवेन्यू के लिए क्या करना होता है, सामान को खरीदना होता है, उसको बनाना होता है, फिर बेचते, इसमें कुछ खास ऐसा काम करना नहीं होता है, ये पर्टिकुलर इवेंट के लिए होता है और ये रेगुलरली बेसिस में होता है। ठीक है, तो गेन होता है एक इवेंट के द्वारा, एक इवेंट से आपको जो पैसा मिला है उसको बोलेंगे गेन। ठीक है, और प्रॉफिट जो होता है वो डिफरेंस होता है टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में। अब आते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में, ध्यान देना। तो किसी भी सामान को प्रोड्यूस या बेचने के लिए जो हमें खर्च करना होता है उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस। किसी सर्विस को एक्वायर करने के लिए, किसी चीज को, सामान को बनाकर बेचने के लिए जो खर्च करने होते हैं उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस। जैसे मान लो कैरेज, सैलरी। ठीक है, ये सब क्या है, एक्सपेंसेस। क्योंकि हम जो सैलरी दे रहे हैं, हम जो कैरेज दे रहे हैं, उसके बदले क्या मिलेगा हमको, कुछ रिटर्न मिलने वाला है, कुछ रिटर्न मिलेगा। और लॉसेस का मतलब होता है फिर वही चीज, कोई इवेंट के लिए जो कुछ खर्च हो गया। ठीक है, ये भी नॉन रेकरिंग होता है, ये रेकरिंग होता है, ध्यान देना। ठीक है, तो एक्सपेंसेस का मतलब होता है कुछ रिटर्न पाने के लिए जो खर्च करते हैं उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस। और लॉस में कुछ रिटर्न मिलता नहीं है, पैसा गया तो गया, कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा। इस दोनों के बीच में डिफरेंस हम देते हैं। मान लो कि आपको बहुत भूख लगा, आप दुकान में खाने गए सिंघाड़ा और आपने 20 रुपये का सिंघाड़ा खा लिया, तो 20 रुपये क्या आपका खर्च हो, क्योंकि बदले में क्या मिला, आपको सिंघाड़ा मिला। लेकिन मान लो वही 20 रुपये आपके पॉकेट से गिर गया, तो उसके बदले कुछ रिटर्न तो मिला नहीं, तो लॉस होगा। तो ध्यान देना है, अगर रिटर्न मिलता है तो वो होता है एक्सपेंसेस, और रिटर्न नहीं मिलता है तो वो लॉस। जैसे मान लो आपके पास एसेट्स है, आप उसका यूज़ कर रहे हो, तो उसका वैल्यू धीरे धीरे घट रहा है। आपके पास मोबाइल है, मान लो, छोड़ो, आपने 10,000 में एक मोबाइल खरीदा, आप उसका यूज़ करो, धीरे वैल्यू घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा। तो वो जो वैल्यू घट रहा है ना, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन बोलते हैं एक्चुअली। तो आपका वैल्यू घट रहा है क्योंकि आपने यूज़ कर रहा है, तो वो जो होगा वो एक्सपेंसिव होगा। लेकिन मान लो कि मोबाइल आपके हाथ से गिर के टूट गया, तो भी दाम घटा, लेकिन वो उससे आपने यूज नहीं किया, बल्कि वो एक घटना है, वो एक इवेंट है। क्योंकि बार बार आपके हाथ से मोबाइल गिरेगा और टूटेगा नहीं, एक ही बार गिरा, एक ही बार टूटा, तो वो क्या होगा, लॉस होगा।
ऐसा हो सकता है कि मोबाइल खराब हो गया, यूज़ करके खराब हुआ, वो एक्सपेंसिव होगा, और मान लो मोबाइल के हाथ पॉकेट से चोरी हो गया, वो लॉस के अंदर जाएगा। ठीक है, तो यही है आपका, ये 3 चीज़ के बारे में डिफरेंस बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं। तो देखो मैंने फिर 3 आपको लिख दिया हूँ, स्टॉक एंड इन्वेंटरी, परचेज एंड सेल्स, गुड्स एंड एसेट्स। पहले स्टॉक इन्वेंटरी को हम लोग सोचते हैं एक चीज़, लेकिन ये 2 डिफरेंट चीज़ें। स्टॉक वर्ड यूज़ करता है जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग हाउस है, आपके घर के आसपास जो भी दुकान दिखलाया पड़ता है, चावल दुकान, दाल दुकान, पान दुकान, वो सब क्या होता है, स्टॉक मेंटेन करता है। और इन्वेंटरी वो फैक्ट्री वाले मेंटेन करके सामान को बनाता है। तो स्टॉक का मतलब होता है वो सामान जो हम लोग खरीदते हैं और फिर बेच देते हैं, बिना कुछ एक्स्ट्रा उसको चेंज किए, बिना कुछ उसको कुछ प्रोसेस किए। जो चीज़ हम खरीदते हैं और एक बार बेच देते हैं बिना कुछ प्रोसेसिंग किए, बाजार से लाए बोरा चावल और किसी और इंसान को 2 किलो 5 किलो करके बेच रहे हैं, उसको बोलेंगे हम लोग स्टॉक। ठीक है, नेक्स्ट इन्वेंटरी। इन्वेंटरी जो वर्ड वो यूज़ करता है कौन, मैन्युफैक्चरिंग हाउस को। इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है कि हम लोग को सामान खरीदते हैं, उसको हम लोग असेंबल करते हैं या प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करने के बाद उसको बेचते हैं। उसमें क्या होता है, स्टेप्स और प्रोसेस चलता है और हम लोग तब उसको बेचते हैं। जैसे मान लो कोई बिस्किट फैक्ट्री है, कोई क्या है, बिस्किट फैक्ट्री ना, वो स्टॉक मेंटेन नहीं करेगा, वो मेंटेन करेगा क्या, इन्वेंटरी। लेकिन जो भी ग्रॉसरी शॉप है, जो भी ग्रॉसरी शॉप है, कोई भी आउटलेट जो होता है ना, जहाँ पर सामान आप जब खरीद ले हो, वो भी क्या होता है, वो स्टॉक मेंटेन करता है, क्योंकि ये कुछ बनाता ही नहीं है, बस लाता और बेचता है। तो मैन्युफैक्चरिंग हाउस लोग, जैसे बिस्किट फैक्ट्री का मैंने एग्जाम्पल लिया, वो लोग क्या करते हैं, इन्वेंटरी मेंटेनेंस करते हैं। इन्वेंटरी में 3 चीज आते हैं, कच्चा माल, आधा बना हुआ माल और पूरा बना हुआ माल। ठीक है, एक्चुअली हम उसको बोलते हैं माल, उसको बोलते हैं सामान हिंदी में। तो रॉ मटेरियल्स का मतलब होता है कच्चा सामान। जैसे बिस्किट पैकेट की एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो उसका कच्चा माल बोलो क्या क्या होगा। तो जैसे इसका एग्जाम्पल दे सकते हो, कच्चा माल में क्या होगा, चीनी होगा, मैदा होगा, है ना, चीनी और मैदा ही हो सकता है, और भी बहुत कुछ होगा, ईस्ट होगा, और मेरा नाम नहीं बोल सकते। तो ये कच्चा माल है। अब इसको क्या किया, डाल दिया मशीन में बन रहा है, पूरा बन के निकला नहीं है बिस्किट। तो जो भी आपका मशीन के अंदर बन रहा है या जो जस्ट बन के निकला लेकिन पैकिंग वगैरह नहीं हुआ है, उसको बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। और जो बिस्किट बनकर पैकिंग होकर आपके तैयार हो गए, उसको बोलेंगे फिनिश गुड्स। तो इन्वेंटरी के मतलब खाली ये या फिर ऐसा नहीं है, टोटल रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, जब इनको ऐड कर देता हूँ ना, इस तीनों के ऐड करने से जो मिलता है उसको बोलते हैं इन्वेंटरी। ठीक है, कच्चा माल, आधा बना हुआ सामान और पूरा बना हुआ सामान, उसको बोलते हैं इन्वेंटरी। ठीक है, तो ये होता है नॉन मैन्युफैक्चरिंग हाउस के लिए, ये होता है मैन्युफैक्चरिंग हाउस के लिए। नेक्स्ट है परचेज एंड सेल्स। तो जनरली हम लोग परचेज का मतलब होता है कोई सामान खरीदना, कोई एसेट्स खरीदना। सेल का मतलब होता है सामान बेचना, एसेट बेचना। लेकिन अकाउंटेंसी में आपको परचेज सेल्स के बारे में जानना होगा, इससे रूबरू होना जरूरी है। परचेज का मतलब होता है आप अकाउंटेंसी में परचेज केवल गुड्स से रिलेट करोगे, सेल केवल गुड्स से रिलेट करोगे। गुड्स का मतलब क्या होता है, तो यहाँ बताएंगे, हम बोल देते हैं, ये इससे में आसान हो जाएगा। तो गुड्स का मतलब होता है वो सामान जिसको आप क्यों खरीद रहे हो, तो उसके पीछे पर्पस है कि आपको उसको बेचना है, जैसे मेरा मोबाइल शॉप है, हम मोबाइल खरीदेंगे, क्यों खरीदेंगे, बेचने के लिए खरीदेंगे, तो वो मेरा गुड्स होगा। मोबाइल दुकान है और हम दाल चावल खरीद रहे हैं, वो मेरे लिए क्या होगा, वो हम यूज़ करने के लिए खरीद रहे हैं, वो गुड्स नहीं होगा। मोबाइल दुकान है, हम फर्नीचर खरीद रहे हैं, वो क्या हम बेचने के लिए खरीद रहे हैं, नहीं, यूज़ करने के लिए खरीद रहे हैं, वो मेरा एसेट्स होगा। लेकिन मान लो मेरा फर्नीचर का दुकान है और हम फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो वो मेरे बेचने के पर्पस के लिए खरीदे होंगे, इसलिए वो क्या होगा, हमारा गुड्स होगा। तो पर्पस देखा जाता है, अगर बेचने के लिए खरीद रहे हैं तो गुड्स, और अगर बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं बल्कि यूज़ करने के लिए खरीद रहे हैं तो उसको बोलेंगे एसेट्स। ठीक है, मैं यहाँ बोल देता हूँ। तो जो सामान हम लोग रीसेल के लिए खरीदते हैं उसको गुड्स बोलते हैं, और जो सामान यूज़ के पर्पस से खरीदते हैं, अपने लिए खरीदते हैं, उसको बोलते हैं एसेट्स। ठीक है, तो ये हो गया टॉपिक। अब यहाँ आते हैं, तो
तो कहने का मतलब इस टॉपिक को पहले हम करवा दिए, फिर इसमें आते हैं। तो जब हम लोग सामान को बेचने के लिए खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं परचेस। जब हम लोग सामान को खरीदे थे बेचने के लिए, तो जब उसको बेचते हैं ना उसको सेल्स बोलते हैं। सेल्स का मतलब होता है कि जो मेरा स्टॉक हम बेच रहे हैं, जो इन्वेंटरी बेच रहे हैं, ठीक है, स्टॉक बेच रहे हैं या इन्वेंटरी बेच रहे हैं, ठीक है, स्टॉक बेच रहे हैं या इन्वेंटरी बेच रहे हैं, उसको बोलेंगे सेल। और हम बेचने के लिए ही सामान खरीदे थे तो उसको बोलेंगे गुड्स, और उसको बोलते हैं परचेस। यानी आप एसेट्स खरीदोगे ना उसको परचेस मत बोलना, गुड्स के लिए यूज करना है परचेस। परचेस का मतलब होता है वो एक्सपेंडिचर जो आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको गुड्स लेना है। तो गुड्स लेने के लिए जो हम लोग करते हैं एक्सपेंडिचर उसको बोलते हैं परचेस, ठीक है। और सेल, अगर गुड्स को हम लोग बेच कर रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे सेल्स। तो एसेट को बेच कर रेवेन्यू जनरेट करेंगे उसको सेल नहीं बोलना, गुड्स को बेच के जो हम लोग का जनरेट करेंगे अर्न उसको बोलेंगे सेल्स, ठीक है। तो यही हमारा है, समझ में आ गया। स्टॉक, इन्वेंटरी, परचेस, सेल्स, गुड्स एंड एसेट्स, ठीक है। आप इस पर ध्यान दोगे, जब मैं बताऊंगा जनरल एंट्री आपको वहां पर इसके बारे में अच्छे से चर्चा और करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखो मैंने फिर अभी 6 आपको आइटम के बारे में दिया हूँ। डिस्काउंट, रिबेट, लाइव स्टॉक, बैड डेट, इन्वेस्टमेंट, डेटर एंड क्रेडिटर, ठीक है। पहले आते हैं डिस्काउंट पे। तो डिस्काउंट क्या है? एक तरह का अलावेंस होता है, एक तरह का अलावेंस होता है जो इसमें क्या होता है, सेलर अपने परचेजर को कुछ मनी का क्या करता है, आपको छूट दे देता है, डेट कर देता है। रिबेट भी वही होता है, छूट या डिडक्शन होता है। तो आप जब कुछ सामान खरीदते हो ना, मान लो आपने किताब खरीदा 50 रुपये में, आप दुकानदार को जब दोगे पैसा तो बोलेगा एक काम कीजिए आप 40 रुपये दीजिए। तो 50 से 50 से 40 कैसे हो गया? क्योंकि 10 रुपये का क्या मिला आपको? डिस्काउंट मिला। तो डिस्काउंट क्या है? एक अलावेंस होता है, ठीक है। जब कोई सेलर किसी परचेजर को कुछ पैसे कम कर देते हैं उसको बोलते हैं डिस्काउंट। और अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे हम लोग परचेजर को, तो परचेजर जो पैसा कम देता है सेलर को वो एक तरह का होता है रिबेट या होता है डिस्काउंट। ये डिस्काउंट 2 टाइप का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। शॉर्ट में बोलेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है कि जो डिस्काउंट सेलर परचेजर को इसलिए देता है ताकि उसका सेल बढ़े। जब सेल बढ़ाने के लिए डिस्काउंट देता है ना उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और जब कैश ट्रांजेक्शन्स को बढ़ाने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है ना उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट सेल बढ़ाने के लिए देंगे तो ट्रेड डिस्काउंट, कैश ट्रांजेक्शन बढ़ाने के लिए उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट, ठीक है। नेक्स्ट लाइव स्टॉक। तो कभी कभी बिजनेस में देखो लाइव स्टॉक, तो लाइव स्टॉक का मतलब होता है कभी कभी बिजनेस में देखोगे कि उस बिजनेस में बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, कुछ गाय भैंस है, मान लो कोई डेयरी फार्म है, मान लो वहाँ गाय भैंस बकरी है। तो वो जो गाय भैंस बकरी है ना वो भी स्टॉक है, उस स्टॉक को बोलते हैं लाइव स्टॉक, ठीक है। जैसे क्या बोले, कोई कार्ट है, हॉर्स कार्ट हो गया, मान लो कोई काव हो गया, ठीक है। तो कुछ भी गाय भैंस बकरी घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी जो भी बिजनेस में अगर अर्न है चल रहा है तो उसको बोलेंगे लाइव स्टॉक, ठीक है। बैड डेब्ट, डेब्ट का मतलब होता है उधार, बैड मतलब डूब गया। तो पैसा लेने वाला इंसान या कोई मान लो कि किसी को उधार में सामान बिक्री किए हैं, कोई मेरा डेटर्स है उसको बोलते हैं, उधार में सामान जिसको दिए है, किसी कारण से वो पैसा देने के लिए अनेबल हो गया, वो पैसा दे ही नहीं पा रहा है, उसको बोलेंगे बैड डेब्ट, ठीक है। तो जो डेब्ट क्या हुआ हम बोल सकते हैं, जो डेब्ट क्या हुआ इरिकवरेबल, ठीक है, इसको हम लोग कवर नहीं कर सकते। जो डेब्ट क्या हो रहा है, रिकवरेबल नहीं हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे बैड डेब्ट, ठीक है। जो डेब्ट नहीं मिल रहा पैसा उसका वापस, कोई दोस्त तुमसे लिया 500 रुपया लेकर भाग गया, वो क्या होगा, बैड डेब्ट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपके पास जो सरप्लस फंड है उस फंड को किसी दूसरे कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर, आप बोलोगे शेयर क्या है, शेयर होता है कैपिटल ऑफ कंपनीज,
डिवेंचर क्या होता है? लोन ऑफ कंपनीज, बस शॉर्ट में बता रहे हैं। तो कंपनी के कैपिटल या कंपनी को लोन का जरूरत है और वो कंपनी के लोन या शेयर्स में आपने अपना सरप्लस मनी लगा दिया है, उसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, आप उस एक्स्ट्रा पैसे को किसी दूसरे कंपनी में लगा रहे हो, उसको हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट डेटर। डेटर को हम शॉर्ट में बोलेंगे कस्टमर। क्या बोलेंगे? कस्टमर। तो किसको बोलते हैं? जिसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट में सेल करते हैं। जिसको हम क्रेडिट में सेल करते हैं, जिस पर्सन को क्रेडिट में सामान बेचा जाता है उसको बोलेंगे डेटर और उसको बोलते हैं हम लोग कस्टमर। ठीक है, और किसको बोलेंगे? क्रेडिटर। क्रेडिटर बोलते हैं सप्लायर को। किसको बोलते हैं? सप्लायर को। यानी बोल सकते हैं कि जिससे हम लोग क्या करते हैं, जिस इंसान से क्या करते हैं हम लोग? क्रेडिट परचेस करते हैं। क्या करते हैं? क्रेडिट परचेस करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रेडिटर। तो उधार में सामान खरीदेंगे परचेस करेंगे क्रेडिटर, और बेचेंगे तो डेटर। ठीक है, तो आज तक हमारा वीडियो छोड़ देते हैं। आशा करते हैं आपको जितना मैंने आइटम बताया होगा आपको समझ में आया होगा, और हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का जो ये क्लास है, ये सेकंड क्लास आज ये एंड होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब बढ़िया से अप्लाई कीजिएगा। जो भी समझ में नहीं आया उसके लिए मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। धन्यवाद।